9 साल से भी ज्यादा समय बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां सीजन आखिरकार शो को खत्म करने वाला है। अगर आपने शुरुआती एपिसोड्स दोबारा नहीं देखे हैं तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पूरी कहानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ताकि आप अपसाइड डाउन में खो न जाए। स्ट्रेंजर थिंग्स असली 80s नॉस्टैल्जिया शो है, लेकिन कहानी असल में 50s से शुरू होती है। हॉकिंस इंडियाना में नया नया आया विक्टर क्रील अपनी फैमिली को मारने के आरोप में जेल चला गया। उसने कहा कि ये काम किसी डेमन ने किया था, लेकिन विक्टर का बेटा हेनरी मरा नहीं था। असल में उसकी माँ और बहन की मौत हेनरी ने ही की थी। फैमिली नेवादा से इंडियाना इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि हेनरी बहुत परेशान रहता था। ये तो कम कहा, वो इंसानियत से नफरत करता था और जगह बदलने से हालात और खराब हो गए। हेनरी के अंदर साइकिक पावर आ गई जिनसे वो अपनी फैमिली को डरावने विजन दिखा सकता था। पापा को लगा वो मर गया, लेकिन हेनरी कोमा में चला गया और हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी भेज दिया गया, जहां डॉ मार्टिन ब्रेनर सब कुछ देखता था। हेनरी को सिर्फ वन कहा जाने लगा। वो ब्रेनर का पहला चाइल्ड टेस्ट सब्जेक्ट था। ब्रेनर ने उसके गले में चिप डालकर उसकी खतरनाक पावर दबा दी, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठा। अमेरिकी गवर्नमेंट का यही स्टाइल है। ब्रेनर ने हेनरी की पावर कॉपी करने की कोशिश की और कम से कम 17 दूसरे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक थी 11, जिसे 1971 में जन्म के तुरंत बाद ब्रेनर किडनैप कर ले गया। 11 की मां सीआईए के माइंड कंट्रोल प्रोग्राम MK अल्ट्रा में थी, जिसे ब्रेनर ही चलाता था। 1969 में हेनरी, जिसे ब्रेनर ने लैब में ऑर्डरली बनाकर रखा था, 11 को राजी कर लेता है कि वो उसके गले की चिप निकाल दे। चिप निकलते ही हेनरी बाकी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स को मार डालता है और 11 को अपने साथ आने को कहता है। 11 मना कर देती है और अपनी पावर से उसे दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। इस प्रोसेस में 11 की मेमोरी आधी चली जाती है। अगले कुछ सालों में हेनरी वही बन जाता है जिसे बाद में डंजन्स एंड ड्रैगन्स के मॉन्स्टर के नाम पर वेखना कहते हैं। वो दूसरे डायमेंशन में अपना टेढ़ा मेढ़ा वर्ल्ड बना लेता है। इधर ब्रेनर 11 पर एक्सपेरिमेंट चलाता रहता है। 1983 में 11 लैब के बेसमेंट में एक भयानक क्रिएचर से साइकिक कांटेक्ट करती है और एक नया डायमेंशनल गेटवे खोल देती है। उसी रात 12 साल का विल बायर्स D&D खेलकर घर लौट रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और उसे अपसाइड डाउन ले जाता है। विल की मां जॉयस पुलिस चीफ जिम हॉपर को उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करती है। हॉपर बहुत चिल आदमी है। जॉयस को अजीब फोन कॉल्स आते हैं। उसे लगता है विल ही बोल रहा है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि विल लाइट बल्ब्स के जरिए बात कर रहा है। वो क्रिसमस लाइट्स और दीवार पर पेंट किए लेटर्स से एक वीजा बोर्ड बना लेती है। विल के D&D ग्रुप माइक, लुकास और डस्टिन जंगल में उसे ढूंढते हैं, लेकिन वहां उन्हें 11 मिलती है जो हॉकिंस लैब से भागी हुई है। लड़के उसे माइक के घर ले जाते हैं। 11 बताती है कि बदमाश लोग उसका पीछा कर रहे हैं। विल की फोटो देखकर वो अपनी टेलीकाइनेटिक पावर दिखाती है और लड़के मान जाते हैं कि शायद यही विल को ढूंढ सकती है। 11 लड़कों के D&D बोर्ड को उल्टा करके बताती है कि विल कहाँ है, छुपा हुआ है, बदमाश से छुप रहा है। फिर डेमोगॉर्गन का फिगर रखकर बताती है कि असली खतरा यही मॉन्स्टर है। उसके बाद से सब उसे डेमोगॉर्गन ही कहने लगते हैं। उनके लिए सब कुछ D&D से ही कनेक्टेड रहता है। लड़के 11 से कहते हैं कि उन्हें विल के पास ले चलो। वो उन्हें विल के घर ले जाती है। उधर माइक की बहन नैन्सी और उसकी फ्रेंड बार्ब नैन्सी के जलनखोर बॉयफ्रेंड स्टीव की पार्टी में जाती है। नैन्सी बार्ब को स्विमिंग पूल के पास अकेला छोड़ देती है। डेमोगॉर्गन बार्ब पर अटैक करता है और वो भी अपसाइड डाउन में चली जाती है। नैन्सी को बहुत गिल्ट होता है। वो बार्ब को ढूंढने लगती है और इसी बीच विल के बड़े भाई जॉनथन से करीब आ जाती है। जॉयस क्रिसमस लाइट्स वाले बोर्ड से विल से कांटेक्ट करती है। फिर देखती है कि डेमोगॉर्गन दीवार से निकलकर आ रहा है। हॉपर और D&D ग्रुप एक लाश को क्वारी से निकलवाते देखते हैं। सबको लगता है ये विल की है, लेकिन 11 कहती है विल अभी जिंदा है। वो माइक के वॉकी टॉकी से विल की आवाज निकलवाती है। ग्रुप स्कूल में घुसकर हैम रेडियो से विल से डायरेक्ट बात करता है। ठीक उसी टाइम जॉयस दीवार का वॉलपेपर फाड़ती है और अपसाइड डाउन में विल को देख लेती है। हॉपर को भी शक होता है कि क्वारी वाली लाश फेक है। वो मॉर्ग में चेक करता है और ब्रेनर पर शक करता है। वो लैब में घुसता है, बेसमेंट का गेटवे देखता है, लेकिन गार्ड्स उसे बेहोश कर देते हैं। घर पर आंख खुलती है तो उसे छुपा हुआ माइक्रोफोन मिलता है। कंपास अजीब बिहेव कर रहे थे तो ग्रुप कंपास से गेटवे ढूंढने निकलता है। 11 को डेमोगॉर्गन का फ्लैशबैक आता है। वो लड़कों को बचाने के लिए कंपास गलत दिशा में घुमाती है। लुकास को लगता है धोखा हुआ। वो और माइक लड़ पड़ते हैं। 11 टेलीकाइनेटिकली लुकास को बेहोश कर देती है और शर्मिंदगी में भागकर ईगो वॉफल्स चुराने चली जाती है। हॉपर टेरी आइव्स तक पहुंचता है जो कैटाटोनिक स्टेट में है। उसकी बहन बैकी बताती है
कि टेरी एम के अल्ट्रा में थी और प्रेग्नेंट होने का पता ही नहीं चला। ऑफिशियल स्टोरी मिसकैरेज की है, लेकिन टेरी को यकीन है कि ब्रेनर ने उसकी बेटी जेन को किडनैप कर लिया। बाद में हॉपर, जॉयस और 11 मिलते हैं तो पता चलता है कि 11 ही जेन है। माइक डस्टिन 11 को ढूंढते हैं, लेकिन दो बुलीज मिलते हैं। एक बुली माइक को क्लिफ से कूदने को कहता है। 11 आती है, एक बुली का हाथ तोड़ देती है। उसके बाद वो रोते हुए कबूल करती है कि डेमोगॉर्गन उसके कारण ही हॉकिंस आया। तभी गवर्नमेंट एजेंट्स अटैक करते हैं। 11 उनकी एक वैन पलट देती है और सब भाग निकलते हैं लुकास की वार्निंग की वजह से। नैन्सी, जॉयस, जॉनथन और हॉपर वॉकी टॉकी से जंकयार्ड की बस में छुपे D&D ग्रुप से कांटेक्ट करते हैं। एजेंट्स पहुंचने ही वाले होते हैं कि हॉपर सबको बायर्स हाउस ले जाता है। वहां 11 से विल और बार्ब को अपसाइड डाउन में ढूंढने को कहते हैं, लेकिन 11 की बैटरी डाउन है। उसे सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक चाहिए, इसलिए प्लान बनता है कि मिडिल स्कूल में घुसकर जिम में टैंक बनाएंगे। 11 को बार्ब डेड मिलती है। बहुत सारे फैंस ये मिस कर जाते हैं, लेकिन विल जिंदा है, अपने बैकयार्ड फोर्ट में छुपा हुआ। हॉपर और जॉयस फिर लैब में घुसते हैं, पकड़े जाते हैं। हॉपर ब्रेनर से डील करता है, 11 की लोकेशन देगा। बदले में वो और जॉयस अपसाइड डाउन में विल को ढूंढने जाएंगे। ब्रेनर और एजेंट्स स्कूल पहुंचते हैं 11 को पकड़ने, लेकिन 11 कई को मार देती है। खून की खुशबू से डेमोगॉर्गन आ जाता है और बाकी एजेंट्स को खा जाता है। ब्रेनर मरा हुआ लगता है, लेकिन नहीं मरा। फिर डेमोगॉर्गन 11 और लड़कों पर अटैक करता है। 11 उसे पूरी तरह डिसइंटीग्रेट कर देती है, लेकिन खुद भी अपसाइड डाउन में चली जाती है। हॉपर और जॉयस विल को ढूंढकर वापस ले आते हैं। एक महीना बाद विल ठीक लगने लगता है। वो फिर से D&D खेलने लगा है, लेकिन वो छुपा रहा है कि असल में ठीक नहीं है। उसे अपसाइड डाउन के विजन आते रहते हैं और मुंह से घिनौने स्लग्स निकलते हैं। 11 किसी तरह अपसाइड डाउन से बाहर निकलती है, लेकिन जाने की कोई जगह नहीं। गवर्नमेंट एजेंट्स माइक के घर के बाहर तैनात है। आखिरकार हॉपर उसे जंगल में ढूंढ लेता है। वो कहता है कि अगर वो कभी बाहर न निकले तो उसके दादाजी के पुराने हंटिंग केबिन में रह सकती है। दोबारा पापा बनने की कोशिश में हॉपर उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, ज्यादातर एगो वॉफल्स खिलाकर। लेकिन केबिन में बहुत बोरियत है। 11 चुपके से माइक को ढूंढने निकलती है, लेकिन उसे देखकर भी बात नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि माइक दूसरी लड़की मैक्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है। केबिन के बाहर हॉपर 11 के लिए कुछ नॉर्मल जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो हॉकिंस लैब के नए हेड डॉ ओवेंस से मिल रहा है। हॉपर को लगता है कि ओवेंस न तो 11 की मदद कर रहा है और न ही डायमेंशनल पोर्टल को कंट्रोल कर पा रहा है, और शायद यही वजह है कि पूरे हॉकिंस में कद्दू के खेत सड़ रहे हैं। विल के गायब होने के करीब 1 साल बाद जॉयस का नया बॉयफ्रेंड बॉब आता है। मैक्स लड़कों के स्कूल में ट्रांसफर होती है और सबके सब उस पर लट्टू हो जाते हैं, खासकर लुकास। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मरे उसे अफवाह फैलाता है कि 11 रशियन स्पाई है। जॉयस विल को डॉ ओवेंस के पास ले जाती है, जो उसके एपिसोड्स को बस PTSD बताकर टाल देता है। बॉब भी कुछ समझता नहीं। विल को कहता है कि बस हिम्मत करके डर का सामना करो, जैसे उसने अपने बचपन के क्लाउन का किया था। विल के दोस्त भी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। हेलोवीन में ट्रिक ऑन ट्रीट करने के बाद डस्टिन को कचरे में एक अजीब सा छोटा क्रिएचर मिलता है। पिछले साल देखे खतरनाक डेमोगॉर्गन से कोई कनेक्शन न जोड़ते हुए वो उसे पाल लेता है और नाम रखता है डार्टाग्नन, यानी डार्ट। डार्ट की आवाज सुनते ही विल को पता चल जाता है कि ये अपसाइड डाउन का है। बॉब की सलाह मानते हुए विल उस शैडो क्रिएचर का सामना करता है, लेकिन सलाह बहुत खराब थी। मॉन्स्टर विल से चिपक जाता है। 11 केबिन लौटती है। हॉपर उसे डांटता है। झगड़ा बढ़ता है तो 11 अपनी पावर से सारा घर तहस नहस कर देती है। टीनेजर्स है ना। सफाई करते वक्त 11 को अपनी माँ का फाइल मिलता है। वो साइकिकली माँ से कांटेक्ट करती है। कनेक्शन टूट जाता है तो वो टेरी के घर जाती है। वहां टेलीपैथिकली बात होती है। टेरी बताती है कि ब्रेनर ने उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी, इसलिए वो इस हाल में है। 11 को एक दूसरी लड़की का भी विजन आता है जो उसके जैसी थी। नैन्सी और जॉनथन भी कई राज खोल रहे हैं। बार्ब के माता पिता को लगता है वो जिंदा है, लेकिन डॉ ओवेंस बताता है कि बार्ब तो अपसाइड डाउन में मर चुकी है। वो ये बात बाहर नहीं आने देना चाहता, वरना दुश्मन देश को पता चल जाएगा। उसे नहीं पता कि नैन्सी रिकॉर्डिंग कर रही है। दोनों मरे के पास जाते हैं और टेप को थोड़ा हल्का करके कई अखबारों को भेज देते हैं। शैडो क्रिएचर के अटैक के बाद विल घर को बहुत ठंडा रखने को कहता है और अजीब अजीब ड्राइंग बनाता है। बॉब, जो पहेलियां सॉल्व करना पसंद करता है, उन ड्राइंग को हॉकिंस के अलग अलग लोकेशंस से मैच करता है, खासकर एक कद्दू का खेत
जहां हॉपर जांच करने गया था। अच्छा हुआ ही था, क्योंकि ठीक उसी वक्त विल को विजन आता है कि हॉपर मुसीबत में है। वो कद्दू के खेत के नीचे टनल में फंसा है, जो बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसा लगता है। जॉयस, बॉब, विल और माइक उसे बचाने जाते हैं। तभी लैब वाले टनल्स में आग लगाने आते हैं। इससे विल को बहुत दर्द होता है और उसे लैब ले जाया जाता है। ओवेंस को लगता है कि अब विल अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स के हाइव माइंड से जुड़ गया है। बस यही हो रहा है। डार्ट भाग निकलता है और डस्टिन की बिल्ली खा जाता है। वो एक बेबी डेमोगोर्गन था। डार्ट बड़ा होकर बाकी यंग डेमोगोर्गन्स के साथ गैंग ज्वाइन कर लेता है। विल, जो अब मेंटली सब क्रिएचर्स से जुड़ा है, लैब के कई एजेंट्स को मौत के मुंह में भेज देता है। फिर सारे मॉन्स्टर्स लैब में घुस आते हैं। जॉयस को विल को बेहोश करना पड़ता है ताकि वो और इंस्ट्रक्शंस न दे पाए। हॉकिंस में सब कुछ तबाह हो रहा होता है। उधर 11 रोड ट्रिप पर निकल पड़ती है। वो शिकागो जाती है और अपनी माँ के विजन में देखी लड़की को ढूंढती है। उसका नाम कैली है। नंबर 8। वो लोगों के दिमाग में इमेज डाल सकती है। कैली एक ऐसा ग्रुप चलाती है जो बिल्कुल एक्समेन जैसा है, या शायद ब्रदरहुड ऑफ इविल म्यूटेंट्स जैसा। वो हॉकिंस लैब वालों को मार रहे हैं। 11 उनकी मदद करती है और टेरी को इलेक्ट्रोशॉक देने वाले टेकरे को ढूंढ निकालती है। पहले 11 को म्यूटेंट गोथ मेकओवर देते हैं, फिर रे मिल जाता है। 11 उसे लगभग मार ही देती है, लेकिन दो चीजें रोकती है, उसकी छोटी बेटियां और ये बात कि ब्रेनर अभी भी जिंदा है। ग्रुप वापस अपने हाइडआउट लौटता है। कैली कहती है कि या तो हॉकिंस में छुपी रहे या उनके साथ रहे। वो 11 के दिमाग में ब्रेनर का इल्यूजन डालती है, लेकिन 11 को हॉकिंस में हो रहे तहस नहस का विजन आता है और वो घर लौटने का फैसला करती है। बेचारा अच्छा, बॉब लैब से सबको बचाते बचाते जॉयस के सामने एडोलेसेंट डेमोगोर्गन्स उसे मार डालते हैं। बायर्स हाउस पर सब मिलकर उसका बदला लेने का प्लान बनाते हैं। डस्टिन को समझ आता है कि जो मॉन्स्टर विल के दिमाग पर कब्जा किए है वो डीएनडी का माइंड फ्लेयर है, यानी उसे मारोगे तो विल भी मर जाएगा। असली विल फिर अपसाइड डाउन में फंस जाता है और मैसेज भेजता है कि लैब के बेसमेंट का गेट बंद करो। तभी डॉग जैसे डेमोगोर्गन्स, डेमोडॉग्स घर पर अटैक करते हैं। 11 लौटती है और सबको बचा लेती है। फिर सब अलग अलग टीमों में बंट जाते हैं। जॉयस, जॉनथन और नैन्सी विल को हॉपर के केबिन ले जाते हैं और हीटर पूरा ऑन करके माइंड फ्लेयर को विल के शरीर से निकालते हैं। डस्टिन, लुकास, मैक्स, माइक और स्टीव टनल्स में आग लगाकर डेमोडॉग्स को अपनी तरफ खींचते हैं। वो बच जाते हैं क्योंकि डार्ट उन्हें जाने देता है। 11 और हॉपर लैब जाते हैं। 11 गेट बंद कर देती है। हॉपर ओवेंस की मदद से 11 को गोद ले लेता है। विंटर फॉर्मल डांस स्नोबॉल में मैक्स, लुकास और 11 माइक डांस करते हैं, लेकिन अपसाइड डाउन से माइंड फ्लेयर अब भी सबको देख रहा होता है। जून 1985 में हॉकिंस में दो चीजें सबकी अटेंशन खींच रही हैं। पहला, नया स्टारकोर्ट मॉल, जिसने लोकल बिजनेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। स्टीव वहां आइसक्रीम शॉप में काम करता है। उसके साथ नई लड़की रॉबिन है। दूसरा, पब्लिक स्विमिंग पूल, जहां मैक्स का गुस्से वाला स्टेप भाई बिली लाइफगार्ड है। वो सारी एरिया मॉम्स को पागल कर रहा है, खासकर माइक नैन्सी की मॉम करेन को। एक पल के लिए करेन कमजोर पड़ जाती है और बिली के साथ मोटेल में प्राइवेट लेसन्स के लिए मिलने का हाँ कर देती है, लेकिन बिली आता ही नहीं। रास्ते में कोई उसे गाड़ी से धक्का देता है और एक मिल के अंदर खींच ले जाता है, जहां सारी चूहियां एक साथ मिलकर एक बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी है। अब बिली उसके कंट्रोल में है। वो दूसरी लाइफगार्ड हीदर को किडनैप करता है और अपने नए मास्टर के पास ले जाता है। डस्टिन साइंस कैंप से लौटता है, अपने साथ एक बड़ा हैम रेडियो टावर, एक गर्लफ्रेंड सूजी, और हाँ, वो रियल है, भले लुकास मानता ना हो। सूजी के होने का प्रूफ लेने के लिए टावर, जिसका नाम उसने सेरिब्रो रखा है, फिर से एक्समैन वाला रेफरेंस इस्तेमाल करते वक्त डस्टिन को एक कोडेड रशियन मैसेज सुनाई देता है। डस्टिन स्टीव से आइसक्रीम पार्लर में मिलता है और ट्रांसलेट करने को कहता है। रॉबिन सुन लेती है और कहती है कि वो रशियन जानती है, लेकिन मैसेज कोड में भी है, तो उसे भी क्रैक करना पड़ता है। स्टीव को एक बड़ा क्लू मिलता है। म्यूजिक जो उसने सुना वो स्टारकोर्ट मॉल का ही है, मतलब कॉल मॉल के अंदर से आ रही है। आखिरकार पता चलता है कि रशियन मैसेज मॉल में आने वाले शिपमेंट के बारे में है। उस रात वो लोग और लुकास की छोटी बहन एरिका रशियन सैनिकों को मॉल में सामान लेकर आते देखते हैं। पीछे पीछे जाते हैं तो मॉल के नीचे सीक्रेट लैब मिलती है, जहां सोवियत सैनिक अपसाइड डाउन का नया पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉपर को माइक और 11 का डेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। वो माइक को साफ साफ बैक ऑफ करने को कहता है, इसलिए माइक 11 को फालतू के बहाने बनाने लगता है। 11 मैक्स से सलाह मांगती है
और दोनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है। मॉल में शॉपिंग करते वक्त उन्हें माइक, लुकास और विल दिखते हैं, यानी माइक झूठ बोल रहा था। 11 माइक से ब्रेकअप कर लेती है। लड़कों का अगला डी एंड डी सेशन खराब हो जाता है। माइक, लुकास लड़कियों में खोए रहते हैं। विल गेम पर फोकस करना चाहता है। बात झगड़े में बदल जाती है। विल बहुत दुखी होकर घर चला जाता है और अपना बैकयार्ड फोर्ट तोड़ डालता है। बड़ों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है। हॉपर जॉयस को डेट पर बुलाता है, लेकिन जॉयस नहीं आती क्योंकि वो फ्रिज के मैग्नेट्स बार बार गिरने के पीछे पागल हो रही है। बस देखते रहो। बात करने के बाद दोनों बंद पड़े हॉकिंस लैब जाते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का सोर्स है। वहां एक रशियन किलर हॉपर को बुरी तरह पीट देता है। प्योर मजे में 11 और मैक्स अपनी सुपर पावर से माइक, लुकास पर जासूसी करती है। बिली पर भी चेक करती है और बिली को पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। माइंड फ्लेयर के वापस आने के ढेर सारे क्लू मिल रहे हैं। नैन्सी जोनाथन लोगों को फर्टिलाइजर खाते देख रहे हैं। विल को भी कुछ फील होता है और दोस्तों को बताता है, भले रिश्ते खराब चल रहे हो। बिली बहुत बिजी है, दर्जनों लोगों को माइंड फ्लेयर की आर्मी में भर्ती कर रहा है। एक बार हीरोज का ग्रुप हॉस्पिटल में 2 भर्ती लोगों से अटैक होता है। जोनाथन नैन्सी को सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ता है और उनकी बॉडीज मिलकर एक मॉन्स्टर बन जाती है। 11 उसे पावर से वापस मिल भेज देती है। वो साइकिकली बिली से कांटेक्ट करती है। बिली बताता है कि माइंड फ्लेयर 11 को ही मारना चाहता है क्योंकि उसने गेट बंद किया था। साथ ही हॉपर के केबिन की लोकेशन भी बता देता है। अब माइंड फ्लेयर मरी बॉडीज से बना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। माइंड फ्लेयर अटैक करता है। ग्रुप किसी तरह रोकता है। 11 उसे भगा देती है, लेकिन मॉन्स्टर का एक टुकड़ा 11 की टांग में घुस जाता है। हॉपर को याद आता है कि जिस रशियन ने उसे पीटा था वो मेयर के ऑफिस में था। वो मेयर को डराकर पता लगाता है कि स्टारकोर्ट मॉल सोवियत प्लॉट का फ्रंट है। पुराने घर खरीद रहे हैं। हॉपर जॉयस एक प्रॉपर्टी पर जाते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट को होस्टेज बना लेते हैं। मरे की मदद से पूछताछ करते हैं और सोवियत का पूरा प्लान पता चलता है, अपसाइड डाउन गेट खोलने का। सीक्रेट लैब से मुश्किल से भागकर स्टीव, रॉबिन, एरिका और डस्टिन मॉल में छुपते हैं। डस्टिन वॉकी टॉकी से माइक को मॉल के नीचे लैब की खबर देता है। हॉपर, मरे और जॉयस भी समझ जाते हैं कि असली जगह मॉल ही है। जो वहां नहीं है, सब स्टारकोर्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। 11 अपनी टांग से माइंड फ्लेयर का टुकड़ा निकालती है, लेकिन उसकी पावर चली जाती है। हॉपर, मरे और जॉयस आते हैं और प्लान बनाते हैं। सोवियत बेस में घुसकर नया गेट उड़ा देंगे। माइंड फ्लेयर भी मर जाएगा। डस्टिन पहले जा चुका है, वो सेरिब्रो से गाइड करेगा। जॉयस और हॉपर विल और 11 से दिल छू लेने वाला गुड बाय करते हैं। तभी बिली आ जाता है और माइंड फ्लेयर मॉल पर अटैक शुरू कर देता है। बाकी लोग फायरवर्क्स से रोकते हैं। 11 बिली को माइंड फ्लेयर के कंट्रोल से आजाद कर देती है। खुद को रिडीम करने के लिए बिली 11, माइक और मैक्स को बचाते हुए जान दे देता है। हॉपर उस रूम में फंस जाता है जहां पोर्टल मशीन चल रही है। वो जॉयस को इशारा करता है कि मशीन उड़ा दो। जॉयस करती है और हॉपर मर जाता है। लगता तो यही है। माइंड फ्लेयर भी मर जाता है। ठीक उसी टाइम ओवेंस मिलिट्री लेकर आता है। सब कुछ कवर अप हो जाता है। मॉल बंद हो जाता है। क्राइसिस के दौरान माइक और 11 फिर से करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं, लेकिन 11, जिसकी पावर अभी भी नहीं लौटी, बायर्स फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का फैसला करती है। मॉल की लड़ाई के 8 महीने बाद माइक और डस्टिन और एरिका के साथ एक डी एंड डी क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसे मेटल हेड एडी मुनसन चलाता है। क्लब का नाम है हेल फायर क्लब। ये एक्समैन रेफरेंस का हैट ट्रिक हो गया। लुकास ने टेबल टॉप गेमिंग छोड़ दी और बास्केटबॉल टीम ज्वाइन कर ली। मैक्स ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। बिली की मौत को वो अभी तक हैंडल नहीं कर पा रही। हेलफायर क्लब चलाने के साथ साथ एडी ड्रग डीलर भी है। उसके इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स है। वो चीयरलीडर क्रिसी को अपने ट्रेलर पर स्पेशल के बेचने लाता है। क्रिसी बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसकी मॉम इमोशनली अब्यूजिव है। ट्रॉमा की वजह से उसे घड़ियां, अपने दादाजी की घड़ी और क्रील हाउस की मकड़ियां दिखाई दे रही हैं। जब एडी 1 मिनट के लिए बाहर जाता है, क्रिसी ट्रांस में चली जाती है और वेकना उसे मार डालता है। जहां वो मरती है, वहां एक छोटा सा गेट अपसाइड डाउन का खुल जाता है। क्रिसी का बॉयफ्रेंड जेसन बास्केटबॉल टीम को लेकर एडी की तलाश में निकल पड़ता है। उन्हें लगता है एडी ने क्रिसी को मारा और सैटेनिक कल्ट चलाता है। लुकास भी थोड़ी देर उनके साथ रहता है, लेकिन जब सच पता चलता है तो अलग हो जाता है। डेविड हार्बर का नाम अभी भी क्रेडिट्स में है, तो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हॉपर जिंदा है। धमाका तो बचा लिया, लेकिन सोवियत सैनिकों ने पकड़ लिया। हमेशा कुछ न कुछ रहता है। जॉयस को एक पोर्सिलेन डॉल के साथ नोट आता है कि हॉपर जिंदा है और एक फोन नंबर भी लिखा है। वो और मरे उस नंबर पर कॉल करते हैं। सोवियत जेल का गार्ड बोलता है। वो $40,000 फिरौती मांगता है,
अलास्का में डिलीवर करनी है। मरे और जॉयस अलास्का उड़ जाते हैं, लेकिन धोखा हो जाता है। उनका कॉन्टैक्ट यूरी सोवियत लॉयलिस्ट है, दोनों को ड्रग करके रशियन को सौंपने वाला था। उसने हॉपर वाला गार्ड भी पकड़ा दिया। हॉपर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसी गार्ड के साथ कैद हो जाता है। कैलिफोर्निया में पावर अभी भी नहीं लौटी 11, जो अब जेन हॉपर नाम से है, नए हाई स्कूल में बहुत परेशान है। एंजेला और उसका बॉयफ्रेंड जेक उसे बुली करते हैं। रिंकोमेनिया में 11 रोलर स्केट से एंजेला का मुंह तोड़ देती है और लीगल ट्रबल में फंस जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है। नेवाडा में रह रहे ओवेंस के पास एक आर्मी कर्नल आता है जो सोचता है क्रिसी की मौत 11 ने की। ओवेंस को यकीन नहीं, लेकिन उसे पता है कुछ बहुत गड़बड़ है, इसलिए 11 को अरेस्ट होने से पहले उठा लेता है और मिसाइल साइलो में ले जाता है। वहां एक स्पेशल टैंक नीना में डालकर उसकी पावर दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है। टैंक में 11 को हेनरी क्रील से अपनी पुरानी मुलाकातें याद आती हैं। पता चलता है कि नीना प्रोजेक्ट में ब्रेनर भी शामिल है। 11 भागने की कोशिश करती है, फेल हो जाता है। माइक ठीक उसी टाइम विजिट पर आया हुआ है। वो, विल, जॉनथन और उनका नया दोस्त आर्गाइल 11 को ढूंढने निकल पड़ते हैं। पेन में छुपे मैसेज, मिस्ट्री फोन नंबर और मॉडेम सब शामिल है। डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजी उनकी मदद करती है। वेकना 2 और हॉकिंस के ट्रॉमा वाले टीनेजर्स को मार देता है। मैक्स जांच करती है और समझ जाती है कि वो भी बिल्कुल फिट बैठती है। जल्दी ही उसे भी घड़ियां और मकड़ियां दिखने लगती है। यकीन हो जाता है कि अब उसकी बारी है। वो सबको और बिली को गुड बाय लेटर्स लिखती है। बिली वाला लेटर उसकी कब्र पर पड़ती है। वेकना उसे भी पॉजेस कर लेता है। अच्छी बात कि स्टीव, डस्टिन और लुकास को नया इन्फॉर्मेशन मिल गया है, नैन्सी और रॉबिन की वजह से। उन्हें पता है कि म्यूजिक वेकना का कर्स तोड़ सकता है। मैक्स के कानों पर हेडफोन लगाकर उसका फेवरेट गाना रनिंग अप दैट हिल बजाते हैं। काम करता है। मैक्स बाहर निकल आती है, लेकिन वेकना ने मैक्स को छोड़ा नहीं है। यूरी जॉयस मरे को रशिया ले जा रहा था, लेकिन बीच फ्लाइट में दोनों उसे काबू कर लेते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। मरे यूरी बनकर और जॉयस उसकी हेल्पर बनकर उस प्रिजन कैंप में घुसते हैं जहां हॉपर है। प्रिजन में हॉपर और बाकी कैदियों को एक पिट में डाल दिया गया है, जहां सोवियत वाले एक कैद डेमोगोर्गन को रखते हैं। कैदियों को खूब खाना खिलाया गया ताकि मोटे हो जाए, मतलब उन्हें खिला दिया जाएगा। हॉपर जलती हुई स्पीयर से डेमोगोर्गन को रोकता है। जॉयस मरे दरवाजे खोलते हैं। हॉपर भागता है, लेकिन फिर वापस लौटता है। हॉकिंस में वेकना की तबाही सुनकर वो मरे जॉयस को लेकर फिर प्रिजन में घुसता है और जितने अपसाइड डाउन क्रिएचर्स मिलते हैं मार डालता है ताकि हाइव माइंड कमजोर पड़े। लवर्स लेक पर छुपे एडी को ढूंढते वक्त डस्टिन का कंपास अजीब बिहेव करता है, मतलब पास में गेट है। डस्टिन और हॉकिंस ग्रुप गेट ढूंढ लेते हैं और एडी भी मिल जाता है। ग्रुप बंट जाता है। कुछ स्टीव के साथ गेट में चले जाते हैं। स्टीव को खींच लिया जाता है। बाकी बाहर कम्युनिकेशन और प्लानिंग करते हैं। पता चलता है कि जहां जहां वेकना मार रहा है, ठीक वहीं गेट खुल रहे हैं। सब एडी के ट्रेलर पर फिर मिलते हैं। अपसाइड डाउन वाला ग्रुप बाहर निकल आता है, सिवाय नैन्सी के। वेकना उसे फंसा लेता है। वो बताता है कि वो हेनरी क्रील ही है और हॉकिंस को पूरा अपसाइड डाउन बनता हुआ दिखाता है। ये मैसेज 11 के लिए है। अब तक वेकना ने 3 लोगों को मारा है। ग्रुप समझ जाता है कि चौथी मौत के साथ उसका प्लान पूरा हो जाएगा और चौथी मैक्स है। साइलो में 11 अपनी पावर से हॉकिंस की सारी प्लानिंग देख लेती है। वो ओवेंस से कहती है कि उसे वहां भेजो, लेकिन ब्रेनर, जो अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, मना कर देता है। ओवेंस को बांध देता है और 11 को बेहोश कर देता है। कहता है ट्रेनिंग पूरी करो। तभी वो कर्नल जो 11 को खतरा मानता था, पूरी रेजिमेंट लेकर आ धमकता है। ब्रेनर 11 को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेजर्ट में हेलीकॉप्टर स्नाइपर उसे गोली मार देता है। 11 को भी मारने का ऑर्डर आता है, लेकिन ठीक उसी वक्त माइक, विल, जॉनथन और आर्गाइल अपनी पिज्जा डिलीवरी वैन में आ पहुंचते हैं। डिस्ट्रैक्शन काफी होता है। 11 हेलीकॉप्टर गिरा देती है। मरते वक्त ब्रेनर खुद को समझाने की कोशिश करता है। 11 नहीं मानती, गुड बाय कहकर चली जाती है और सबको बोलती है अब वेकना से लड़ाई में मदद चाहिए। 11 और दोस्त नेवाडा में ही सेंसरी डिप्रिवेशन टैंक सेट करते हैं ताकि वो दूर से मदद कर सके। स्टीव, नैन्सी, रॉबिन अपसाइड डाउन में घुसकर वेकना को मारने जाते हैं जब वो कमजोर पड़े। एडी और डस्टिन रॉक म्यूजिक से बैठ क्रीचर्स की पूरी स्वार्म को ललचाते हैं। एडी ये करते हुए मर जाता है, लेकिन गिटार हीरो बनकर। मैक्स, लुकास और एरिका क्रील हाउस जाते हैं। उन्हें पता है वेकना मैक्स के पीछे आएगा। आता भी है, बिल्कुल टाइम पर। प्लान के मुताबिक सब चलता है,
लेकिन क्रिसी का बॉयफ्रेंड जेसन सब बर्बाद कर देता है। उसे लगता है ग्रुप मैक्स को बलि दे रहा है। लुकास से लड़ते हुए मैक्स का वॉकमैन तोड़ देता है। माइक 11 को कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है, आई लव यू बोलता है। 11 वेकना का मैक्स पर कंट्रोल तोड़ देती है, लेकिन म्यूजिक शील्ड टूट चुकी है, इसलिए वेकना मैक्स को मार डालता है। वो कमजोर हो चुका है, तो स्टीव, नैन्सी, रॉबिन उसे आग लगाकर और गोलियां मारकर मार डालते हैं। लगता तो यही है। 11 अपनी पावर से मैक्स को जिंदा कर देती है, लेकिन वो कुछ सेकंड जो मैक्स मरी रही, उससे चौथा गेट खुल जाता है। क्रील हाउस फट पड़ता है। जेसन को रियलिटी का क्रैक बीच से 2 टुकड़े कर देता है। तबाही सिर्फ क्रील हाउस तक नहीं रहती, हॉकिंस में बहुत बड़ा डायमेंशनल रिफ्ट फैल जाता है। 2 दिन बाद इसे भूकंप बता दिया जाता है, लेकिन लोग डर के मारे शहर छोड़ रहे हैं। हॉकिंस में वापस सिर्फ 11, माइक, विल, जॉनथन और आर्गाइल आते हैं पुराने दोस्तों से मिलने। मैक्स जिंदा है, लेकिन कोमा में और बहुत घायल। लुकास उसके हॉस्पिटल बेड के पास बैठकर किताब पढ़ता रहता है। हॉपर भी लौटता है और 11 से रोते हुए मिलता है। हमेशा की तरह प्रॉब्लम विल को फील होता है कि वेकना अभी जिंदा है। जल्दी ही सबको साफ दिख जाता है। आसमान से स्पोर्स गिर रहे हैं, गेट से धुआं निकल रहा है, अपसाइड डाउन हॉकिंस पर अटैक कर रहा है। जंग शुरू हो चुकी है और स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां और आखिरी सीजन नेटफ्लिक्स पर 3 पार्ट्स में आ रहा है। अगर आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।